इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है और जल्द ही सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है, ये सूत्रों का कहना है। तो बता दें कि सांसद सीपी जोशी राजस्थान से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश की है। तो जल्द ही सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। चित्तौड़गढ़ से सांसद है सीपी जोशी और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी है। पिछले लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बड़ी भूमिका निभाई है। कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ मिलजुल कर जिताने में, विधानसभा चुनावों में इनका बड़ा हाथ रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन्होंने मुलाकात की और पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश की है। तो जल्द ही सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और इसी पर वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है अधिराज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी हाल ही में 2 दिन पहले सीपी जोशी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उस दरमियान उन्होंने अमित शाह के साथ तमाम संगठन के मुद्दों को लेकर चर्चा की और अपने प्रदेशाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। और ये पहली बार नहीं है कि जब सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव हुआ और सीपी जोशी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया भजनलाल शर्मा को, तब इस तरीके की बातें सामने आई थी कि जल्द ही सीपी जोशी को बदला जाएगा, उनकी जगह किसी दूसरे नेता को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। उस दरमियान उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश का मुखिया ब्राह्मण वर्ग से आता है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण से है, तो मुझे इस दायित्व से मुक्त किया जाए और किसी और को जिम्मेदारी दी जाए। उस वक्त ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। और जब लोकसभा चुनाव आया और सीपी जोशी को फिर से लोकसभा का तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया, तब भी उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव है और मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसे में मुझे इस दायित्व से मुक्त किया जाए, किसी और को संगठन की जिम्मेदारी दी जाए। तो ये तीसरी बार उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, पहली बार नहीं की, लेकिन संगठन ने उनको कहा कि आप चुनाव लड़िए, बाकी तमाम जो नेता हैं वो संगठन को संभालेंगे, संगठन को लीड करेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन आप अभी रिजाइन मत कीजिए, आप इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन अभी जिस तरीके से समीकरण बने, क्योंकि प्रदेश में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव से पहले किस तरीके से समीकरणों को साधा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा को नुकसान हुआ, 11 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, 25 की 25 सीटें पहले पिछले 2 चुनाव में लगातार बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इस बार नुकसान हुआ और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं। ऐसे में नए सिरे से दिल्ली मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं सीपी जोशी को लग भी रहा था कि उनके नेतृत्व में ही ये 5 विधानसभा के उपचुनाव होंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि सभी 5 सीटों के जो जिले हैं वहां की मीटिंगें सीपी जोशी ने ली, नागौर वो गए, झुंझुनू गए, टोंक गए, दौसा गए और वहां के तमाम नेताओं से संवाद किया, चर्चा की कि किस तरीके से उपचुनाव जीता जाए। लेकिन एक नए सिरे से दिल्ली आलाकमान ने मंथन किया, चर्चा किया, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उपचुनाव और उपचुनाव से पहले किस तरीके से समीकरण साधे जाए। राजस्थान की सियासत को अगर देखा जाए तो जातीय सियासत काफी महत्वपूर्ण होती है और जातीय समीकरणों के साधे बिना आप चुनाव में नहीं जा सकते। ऐसे में लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, उपचुनाव में नुकसान नहीं हो, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि अब सीपी जोशी का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया जाएगा और संगठन की जो जिम्मेदारी है, संगठन का अगुवा किसी और को बनाया जाएगा। इसके लिए भी अलग अलग तरीके से नेताओं से चर्चा की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों के पूरे सिनेरियो को देखा जाए चारों, तो जिस तरीके से बीजेपी में मेल मुलाकातों का दौर चला, भजनलाल शर्मा भी हाल ही में दिल्ली गए, कल ही तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, ओम माथुर और भजनलाल शर्मा की सीएम की भी मुलाकातें हुई, सीपी जोशी ने भी तमाम संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात की। और ये भी चर्चा है कि घनश्याम तिवारी जो पार्टी के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी, उनसे भी चर्चा हुई थी कि किस तरीके से संगठन को बुस्ट किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। तो ये अब मानकर चला जा रहा है कि क्योंकि
संभवतः अक्टूबर में राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे और ऐसे में उससे पहले संगठन में किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, सियासी समीकरणों को भी साधा जाए, उन पर अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। इसलिए सूत्रों के हवाले से मजबूत खबर है कि सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब आलाकमान ने वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो अलग अलग तरीके से मंथन करने में जुटे हैं, अलग अलग नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, राजस्थान की सियासी गणित को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा वो चेहरा जो संगठन को एकजुट भी रखे, सत्ता और संगठन में तालमेल भी रखे और आगामी जो उपचुनाव है उसमें भी उनका लाभ मिल सके, जो संगठन को बारीकी से समझे। तो कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज को लेकर चर्चा की जा रही है कि अभी कौन सा ऐसा वर्ग है जो उसको साधा जा सके। तो ये सब चीजों को लेकर मानकर चला जा रहा है। इसलिए बीजेपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है और अब आलाकमान को फैसला लेना है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है चारू कि इस बार सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर होगा और किसी और नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। चर्चा ये भी की जा रही थी कि जिस तरीके से लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ, जो बीजेपी मानकर नहीं चल रही थी, क्योंकि 25 की 25 सीटें लगातार मिल रही थी और 11 सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे में कहा जा रहा था कि आखिर जिम्मेदारी किसकी, मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की, किसकी। लेकिन रिजाइन किया कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। वो अगर अंदरूनी सियासत को भी समझने की कोशिश करें तो एक दबाव बनाने की कोशिश थी कि आखिर संगठन और सत्ता के मुखिया की जगह एक मंत्री कहीं ना कहीं रिजाइन कर रहे, तो एक अंदरूनी सियासत कह सकते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी उलझती हुई नजर आ रही थी। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि अब सीपी जोशी का जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट होगा और संगठन की कमान किसी और को दी जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने धीराज की राजस्थान में प्रदेश की अगर बात करें तो जातिगत समीकरण काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करें सीएम की तो वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है, प्रदेशाध्यक्ष की अगर अब तक बात करें तो वो भी सीपी जोशी एक ब्राह्मण चेहरा है। तो अगर सीपी जोशी नहीं तो कौन इस पद पर अब आने की तैयारी कर रहा है? जैसे कि आपने बताया कि ओम माथुर से मुलाकात हुई, किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया, उनको लेकर सियासत गरमाई हुई है। घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी आलाकमान से मुलाकात की है। तो क्या लगता है कौन इस रेस में आगे बढ़ रहा है? और अगर बात करें जातिगत समीकरण की तो आदिवासी क्षेत्र से भी एक मुद्दा बड़ा उठा था भील प्रदेश बनाने का, और उससे पहले बयानबाजी जो हुई थी उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई थी। देखिए, एक ऐसे चेहरे की तलाश बीजेपी कर रही है जो सबको साथ लेकर चल सके, जिसको संगठन का लंबा अनुभव हो, जो तमाम सियासी समीकरणों को साध सके और उस संगठन को मजबूत कर सके। उस एक चेहरे की तलाश है। कई ऐसे नाम हैं जो पिछले 6 महीने से, जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, तब से खूब सारे ऐसे नाम चल के आ रहे थे सामने की किसी जाट को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर जाट समाज से बात की जाए तो उसमें कैलाश चौधरी की बात सामने आई और एक जो रेणवा है बीजेपी के किसान मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आया, हरिराम रणवा का भी। और इसके साथ ही मूल ओबीसी से कई नाम सामने आ रहे, राजेंद्र गहलोत जो कि काफ़ी लंबा अनुभव है संगठन का, जिस तरीके से संगठन के कामकाज को उन्होंने जिया है और कई बड़े नेताओं से के साथ उनका कामकाज का अनुभव है। और प्रभुलाल सैनी का भी एक नाम सामने आ रहा है, सरवण सिंह बगड़ी का भी नाम सामने है। और अब क्या बीजेपी जिस तरीके से, जो आपने सवाल किया कि बीजेपी ने क्या कोई दलित कार्ड खेल सकती है, जिस तरीके से पहली बार जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया सतीश पुनिया को, उसके बाद में उससे पहले लगातार ये कहा जाता था कि बीजेपी में मार्शल कौम के नेताओं को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो एक जितेंद्र गोठवाल का भी नाम निकल कर सामने आता है, उनको संगठन का अनुभव है, तो जितेंद्र गोठवाल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्वी राजस्थान को, जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी काफ़ी कमजोर है, किस तरीके से मजबूत किया जाए। दलित वोट बैंक जो बीजेपी से पिछड़ा है, आदिवासी वोट बैंक बीजेपी से पिछड़ा, ऐसे में कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने की भी बड़ी चुनौती है। और सामने 5 उपचुनाव हैं, 5 उपचुनाव को किस तरीके से साधा जाए, किस तरीके से उसका, ये हालांकि संगठन के लिहाजे से नियुक्ति है, लेकिन उपचुनाव में भी उसका लाभ मिले, उन तमाम चीज़ों को देखकर चला जाएगा। और अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो ये मानकर चला जा रहा है कि जो कार्यकाल होगा किसी भी नेता का, वो अगले विधानसभा चुनाव तक पूरा हो जाएगा। अभी जो सियासी समीकरणों को साध सके, क्योंकि पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, उपचुनाव है, और ये पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं। इसलिए जातीय समीकरण को साधना इस अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक चुनौती होगी, और उसके लिहाजे से ही संगठन के मुखिया का चयन किया जाएगा।
दिल्ली अपने स्तर पर पूरा मंथन कर रही है। तमाम जो राजस्थान की राजनीति के थिंक टैंक हैं उनसे अलग अलग तरीके से चर्चा की जा रही है, जो संघ पृष्ठभूमि से भी आते हैं और राजस्थान की सियासत को समझते हैं। ओम माथुर जिस तरीके से एक्टिव हैं, ओम माथुर ने मुलाकातें की तो वो एक साधारण सी मुलाकातें नहीं थी, अलग अलग तरीके से मंथन किया जा रहा है। घनश्याम तिवारी से भी राय ली गई है, उनसे भी सुझाव लिया गया है और दूसरे नेताओं से भी लिए जा रहे हैं, ताकि एक ऐसा चयन हो जिसमें गुटबाजी नहीं हो और पूरे संगठन और सत्ता में तालमेल रहे और जाति समीकरणों भी साधा जा सके। तो ऐसे खूब सारे नाम हैं जो पिछले कई महीनों से सियासी हवा में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। जो मैंने आपको नाम बताए, प्रभुलाल सैनी का भी नाम है, जितेंद्र गोठवाल का भी नाम है, सरवण सिंह बगड़ी का भी नाम है, हरिराम रणवा का भी नाम है और राजेंद्र गहलोत का भी नाम है। और भी कोई ऐसे चेहरे जो बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले डिसीजंस करती है वो भी हो सकता है, लेकिन ये प्रमुखता से ऐसे नाम हैं जो पिछले कई दिनों से उनके नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। जी अधिराज, अगर इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर होता है तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर बड़ा फैक्टर रहा, जिस तरह से लोकसभा में नुकसान हुआ लेकिन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब सीपी जोशी को प्रेसिडेंट बनाया गया था तो उनके नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और राजस्थान में बीजेपी की तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। उसमें एक सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे, क्योंकि जब पार्टी विपक्ष में होती है तो प्रदेश का जो मुखिया होता है उसी को क्रेडिट जाता है और उसी की लीडरशिप मानी जाती है। तो सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत मिला और यही कारण था कि सीपी जोशी को उस वक्त नहीं बदला गया कि आपने जिस मुखिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सरकार बनी, बहुमत मिला और आप अगर मुख्यमंत्री के तौर पर किसी वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से चयन करते हैं और इस वजह से उनको बदला जाए तो ये कहीं ना कहीं न्याय नहीं होगा। इसीलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया या उनको पद से हटाया नहीं गया। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चाएं थी और सीपी जोशी अलग तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं। बहुत सहूलियत और सीधे तौर पर उनकी एक स्वच्छ छवि के तौर पर सीपी जोशी को जाना जाता है। बहुत ज्यादा खाटी तरीके की वो सियासत नहीं करते हैं। एक युवा मोर्चा का उनका अनुभव है, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और सतीश पुनिया की टीम में भी वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, लेकिन बहुत सीधे तौर पर बहुत ज्यादा इस तरीके की अग्रेसिव पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं। लेकिन प्रदेश के जो नेता थे उनको भी लगा और केंद्र आला कमान को भी लगा कि सीपी जोशी के लीडरशिप में इस बार चुनाव जीता गया, तो उनको होल्ड कर दिया गया और उनके इस्तीफे की बात को नामंजूर कर दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब वो खुद चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि मैं सभी 25 सीटों पर नहीं जा पाऊंगा, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं और ऐसे में किसी और को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तब भी आला कमान ने यही कहा कि आप चुनाव लड़िए, बाकी तमाम नेता हैं वो पूरे चुनाव को संभालेंगे। और सीपी जोशी, ये बात सही भी है, जब नॉमिनेशन का दौर चल रहा था तो सीपी जोशी लगभग सभी नेताओं की। ठीक है अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और दिल्ली से हमारी सहयोगी ज्योति सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, उनका रुख करेंगे। ज्योति, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के इस्तीफे की बात चल रही है, दिल्ली में क्या कुछ हलचल है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल चारू, देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के इस्तीफे की बात करें तो देखिए पिछले कुछ दिनों में आला कमान से देखिए मुलाकात सीपी जोशी की हुई थी और उस मुलाकात के दौरान ही देखिए सीपी जोशी ने अपने इस इस्तीफे की पेशकश की जो बात है फिर दोबारा से देखिए आला कमान के सामने रखी थी कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। और एक बार जब देखिए लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा अपने पद से जो है देना चाहते हैं। और इससे पहले भी देखिए इससे पहले जो लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब भी देखिए ये बात कही गई थी। और अब सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि देखिए जल्द ही सीपी जोशी के इस्तीफा जो रेजिग्नेशन है वो जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा और जो आने वाली 5 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं राजस्थान पर वो किसी नए प्रदेश अध्यक्ष के अंडर होगा। यानी कि अब जो नया प्रदेश है वो जल्द ही प्रदेश को मिलने वाला है और प्रदेश अध्यक्ष किसी ब्राह्मण समाज से नहीं होगा या फिर किसी जनरल कैटेगरी से नहीं होगा। इस कास्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो बड़ी बखूबी तरीके से आला कमान बीजेपी का जो है प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बात पहले भी चली थी चारू कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। ऐसे में दोनों पद पर एक ब्राह्मण एक ही समाज का होना, तो अलग अलग कास्ट इक्वेशन को भी अगर हम देखते हुए चले, अलग अलग समाज के वर्गों को संभालना है, तो ऐसे में इस पोस्ट पर, प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट पर किसी और अन्य वर्ग के व्यक्ति को होना चाहिए। तो अब जो सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है चारू कि जल्द ही नया अध्यक्ष मिलेगा
राजस्थान को, और वो अध्यक्ष जनरल कैटेगरी का नहीं होगा बल्कि किसी ओबीसी कैटेगरी का हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी को लेकर भी देखिए कई नाम चल रहे हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी पिंटू ने भी देखिए ये जानकारी दी थी धीराज ने कि कई नाम ऐसे चल रहे हैं इस दौड़ में, और अभी भी कुछ नाम चल रहे हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हम बात करें तो देखिए अब मुलाकातों का सिलसिला तो सही मायनों में अब स्टार्ट होगा। आलाकमान को पता है, सिर्फ और सिर्फ आलाकमान को ही पता है कि नया अध्यक्ष कौन हो सकता है। अभी हाल ही में देखिए जो है जल्दी ही जो है मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्षों की और प्रभारियों की बैठक दिल्ली में होनी है। 27-28 जुलाई को ये 2 दिन जो है देखिए दिन तय किए गए हैं। उससे पहले ही इस बात का सामने आना, यानी कि ये पूरी तरीके से इशारा कर रहा है कि ये जो बैठक अब दिल्ली में होने जा रही है 27 और 28 जुलाई को, इसी बैठक में अंतिम मोहर लगाई जा सकती है कि कौन होगा राजस्थान का अगला प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का। तो देखिए इस बैठक तक का इंतजार करना होगा, या फिर यूं हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों में भी अनाउंसमेंट जो है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाए बीजेपी की तरफ से कि कौन होगा। बहरहाल सीपी जोशी से भी संपर्क करने की कोशिश की है, पार्लियामेंट होने के कारण अभी समय नहीं मिल पाया उनसे बातचीत का, लेकिन हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हाल फिलहाल में भी देखिए उनसे ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने पहले ही कह दिया था लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे कि मैं अपने पद से हटना चाहता हूं। इस पद पर किसी और समाज के वर्ग का होना जरूरी है ताकि समाज में कास्ट इक्वेशन को पूरी तरीके से संभाला जा सके। चारू ज्योति, कास्ट इक्वेशन की बात हमने की है और राजस्थान में कई मुद्दों को लेकर, जातिगत समीकरणों की अगर बात करें तो कई मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई है। बात करें जाट समाज की, बात करें आदिवासी क्षेत्र की, तो पिछले दिनों में देखा गया है बयानबाजी का दौर लगातार देखा जा रहा था। दिल्ली में मुलाकातें हुई है। घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ माने जाते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बात करें ओम माथुर की तो वो भी अभी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो उनसे अगर बातचीत हुई आला कमान की, तो अगर वहां सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है, क्या इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष के पद की? बिल्कुल चारू, देखिए मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। एक मुलाकात देखिए कल भी जोधपुर हाउस में हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राजेंद्र गहलोत ने मुलाकात की थी। उसके बाद अब घनश्याम तिवारी ने बात करें तो देखिए उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तो मुलाकातें बहुत सारी चल रही हैं। इस लिस्ट में नाम भी 2 से 3 आ रहे हैं, लेकिन देखिए जब भी हम बीजेपी के किसी भी पद के बारे में बात करते हैं तो जो नाम मीडिया की सुर्खियों में चलते हैं, बिल्कुल जो नाम निकल कर आता है वो इन नाम के बिल्कुल परे होता है। यानी कि मैंने आप सिर्फ दोबारा से मैं कह रही हूँ कि चारू, कौन बनेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, ये सिर्फ और सिर्फ आला कमान को पता है। अब आला कमान देखिए इस होने वाली जो बैठक जो होने वाली है प्रभारियों की और अध्यक्षों की, उस बैठक में इस बात का जिक्र होगा, चर्चा करने के बाद अनाउंसमेंट करेगा या पहले ही अनाउंसमेंट कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब क्योंकि ये बात बाहर आ चुकी है कि सीपी जोशी फाइनली मन बना चुके हैं कि वो इस पोस्ट से अपना रेजिग्नेशन रिजाइन जो है वो दे रहे हैं, तो अब मुलाकातों का सिलसिला अब देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए चारू, अब टाइम हो चुका है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट सब निकलेंगे जब ये तमाम जो सांसद है जब निकलेंगे, सीपी जोशी से भी बातचीत होगी और घनश्याम तिवारी हो गए, राजेंद्र गहलोत हो गए, जब ये निकलेंगे तब ये लोग भी देखिए फिर दोबारा से मुलाकात करते हुए दिखाई देने वाले हैं। या फिर यूं हो सकता है कि चारू रात होते होते ये समीकरण जो है मुलाकातों के और बदलने लग जाए और कोई एक नया नाम इस लिस्ट में जुड़ जाए। तो अभी देखिए हमारी नजरें बनी हुई है दिल्ली के सियासी हलचल पे कि राजस्थान के अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और सीपी जोशी से भी देखिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन है। मूल ओबीसी जाति की अगर बात करें ज्योति, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर निकल करके आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में राजनीति सियासत जिस तरीके से गरमाई है, मूल ओबीसी से इस बार प्रदेशाध्यक्ष हो सकता है। क्योंकि सीपी जोशी ब्राह्मण चेहरा थे, उससे पहले सतीश पूनिया जाट समीकरण यहाँ पर देखते हुए, जातिगत समीकरण देखते हुए उन्हें बनाया गया था। इस बार जिम्मेदारी बड़ी उन्हें दी गई थी। तो क्या लगता है इस बार मूल ओबीसी से किसका नाम आगे चल रहा है? बिल्कुल देखिए, नाम तो अगर मैं बोलूं इस वक्त नाम लेना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। हालांकि नाम बहुत सारे चल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार चालू करना सही रहेगा कि अभी नाम कौन कौन से चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखिए नाम और चेहरा सामने लेकर के आती है। बिल्कुल चारू, इसीलिए नाम लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए जब तक हम खुद जिनके नाम चल रहे हैं उनसे बात नहीं कर लेते, या फिर हमारे पास जो सोर्सेस 99% देखिए जब तक वो खुद कंफर्म नहीं कर देते कि हाँ यही है,
तब तक दर्शकों को ये नाम बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बड़ी ही यूं कहे कि कंफ्यूजन सा इस टाइम पे लगा हुआ है। दिल्ली में भी देखिए मुलाकातों के लिए टाइम मांगने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया है। जेपी नड्डा के घर देखिए, जहां मैं हूँ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, उनके आवास पर भी जो बाहर टाइम मांगने का जो लिस्ट है देखिए वो अब बढ़ता चला जा रहा है। उनसे मुलाकातों का सिलसिला देखिए देर रात तक अभी देखने को मिलेगा। और जैसे ही देखिए हमारे सोर्स इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो ओबीसी से कौन वो व्यक्ति है जिसे राजस्थान की कमान अब मिलने वाली है, जो प्रदेशाध्यक्ष की पोस्ट पर जो है वो देखने को मिलेंगे, वैसे हम ये जानकारी जल्दी ही देंगे। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि कौन हो सकता है। फिलहाल ये जानकारी पक्की है कि अब की बार प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी को राजस्थान को ओबीसी वर्ग से ही मिलने वाला है। चारू, ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस बार सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है, क्योंकि तीसरी बार उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी और अपने पद से इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कर दी है। पिछले 4 दिन से वो दिल्ली में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो जोशी ने इस्तीफे के एक बार पहले ही पेशकश लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही कर दी थी, साथ ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी की थी। तो वो खुद चुनाव लड़ रहे थे चित्तौड़गढ़ से, और ऐसे में चुनाव प्रचार करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा था, क्योंकि वो सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर नहीं जा सकते थे। लेकिन तब उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था, ये जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव का परिणाम आए 1.5 महीना हो चुका है, तो ऐसे में अब पद छोड़ने की पेशकश एक बार फिर उन्होंने की है। तो अब सूत्रों का यही कहना है कि उनका इस्तीफा जल्द मंजूर हो जाएगा। 27 और 28 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है दिल्ली में। तो जानकारी ये मिल रही है कि इन बैठकों के टाइम भी ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है और 24 से 48 घंटों में कोई नया नाम भी निकल कर आ सकता है। तो किसी नए प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में ही ये उपचुनाव होंगे, ये बात पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। तो संसद भवन में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से जोशी की मुलाकात हुई थी और ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर बधाई दी थी और दोनों नेताओं के बीच राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो जोशी ने पिछले दिनों उपचुनाव वाले जिलों की कार्य समितियों की बैठक ली थी। बैठक में शामिल हुए थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फीडबैक लिया, कार्यकर्ताओं को बताया क्या कुछ करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ने इन 5 सीटों पर, उसको लेकर पूरा फीडबैक केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य कहे जाते अमित शाह उनको दिया था। वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरोका का रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। तो अधिराज, दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह से भी बातचीत की हम लोगों ने, बताया उन्होंने कि 4 दिन लगातार दिल्ली में थे सीपी जोशी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। इस्तीफा इस बार मंजूर कर लिया जाएगा और मूल ओबीसी से ही इस बार जो प्रदेशाध्यक्ष है वो चुना जाएगा, जैसा कि आपने भी बताया। देखिए, निश्चित तौर पर मूल ओबीसी के चेहरों की बात की जाए चारू, तो उसमें मैंने आपको बताया प्रभुलाल सैनी है, राजेंद्र गहलोत हैं, एक और नाम है मदन राठौड़ जो मारवाड़ से आते हैं, जो राज्यसभा के सांसद चुने गए अभी से, और पहले वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। जब उनके 2 बार टिकट कटे, लेकिन वो कभी भी संगठन के खिलाफ नहीं गए, चुनाव नहीं लड़े, और यही कारण था कि संगठन ने उनको इनाम दिया और सबसे उच्च सदन में उनको भेजा। एक नाम उनका भी आ रहा है मूल ओबीसी के लिहाज से। लेकिन जिस तरीके से जातीय समीकरण चल रहे हैं और जिस तरीके से जिस क्षेत्र में पार्टी कमजोर हो रही है, उनके लिहाजे से पार्टी को एक अलग तरीके से मंथन करना पड़ेगा। चारों अगर इन 5 सीटों के उपचुनाव की बात की जाए तो ये वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है। चाहे वो शेखावाटी की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और महज 2 या 3 विधायक चुनकर पहुंचे सीकर झुंझुनू और चूरू। वहां झुंझुनू में उपचुनाव होना है, वहां किस तरीके से साधा जाए, किस तरीके से झुंझुनू में या यूं कहे शेखावाटी में पार्टी मजबूत हो, ऐसा कौन सा नेता हो जिसका प्रभाव वहां पर बने, इस लिहाजे से भी पार्टी को मंथन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पूर्वी राजस्थान, देवली उनियारा में चुनाव होना है, दौसा में चुनाव होना है और ये पूर्वी राजस्थान का इलाका है।
तो किस तरीके से वहाँ पर मजबूत हो, किस तरीके से जातीय समीकरण बने और वहाँ पर 84 में चुनाव होना है, वो भी आदिवासी सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मजबूत किया जाए। ऐसे में इसलिए मानकर चला जाता है कि मूल ओबीसी और एससी पर कहीं ना कहीं फोकस होगा। एससी वो वोट बैंक है जो प्रदेश की सभी सीटों को प्रभावित करती है। पर पूर्वी राजस्थान के खासतौर पर समीकरण देखे जाएं तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 2018 में भी बड़ा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हुआ था। इस बार हालांकि फायदा हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। पूर्वी राजस्थान की सीटों की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में तो दौसा सीट बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, टोंक सवाई माधोपुर में हार का सामना करना पड़ा और जयपुर ग्रामीण भी बहुत नज़दीकी मार्जिन यहाँ पर रहा। अलवर भी बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से बीजेपी नहीं जीत पाई, भरतपुर बीजेपी हार गई। तो पूर्वी राजस्थान पर विशेष तौर पर फोकस होगा। पूर्वी राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से एक ऐसा लीडर हो जो इन एरिया में, इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था कि संगठन का जो एक कोई नेता होता था, एक संगठन के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती हो तो संगठन का काम करता था। लेकिन 10 साल की सियासत के बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समीकरण बदले और जिस चेहरे के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। और जो क्षेत्रीय राजनीति थी, क्षेत्रीय सियासत थी, जो राजस्थान के समीकरण थे, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो चाहे जातीय समीकरण हो, वहाँ कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पूरा सिनेरियो बना है लोकसभा चुनाव के बाद में, तो पार्टी नए सिरे से मंथन करेगी और अब पहले की तरह कोई प्रयोग नहीं होगा, एक नया प्रयोग होगा। वो इसलिए होगा कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, जातीय समीकरणों को मजबूत किया जाए, क्षेत्र वाइज पार्टी को मजबूत किया जाए, शेखावाटी में पार्टी मजबूत हो, पूर्वी राजस्थान में पार्टी मजबूत हो। इन सब चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा। और ऐसे में मुझे जहां तक लगता है कि मूल ओबीसी के साथ साथ किसी एससी या एसटी चेहरे पर भी दांव खेला जा सकता है। एससी के चेहरे के तौर पर मैंने बताया कि जितेंद्र गोठवाल विपक्ष में रहते हुए 2018 से 2023 का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार था, इसमें पूर्वी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उनके कार्यक्रमों की, किस तरीके से उन्होंने काम किया संगठन के लिए, किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया, दलितों से जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक नाम उनका भी आता है मूल ओबीसी में, प्रभुलाल सैनी जो कि पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं। और राजेंद्र गहलोत की बात की जाती है, मारवाड़ से आते हैं। तो खूब सारे ऐसे चेहरे हैं। किसी गुज्जर पर भी दाव खेला जा सकता है, किसी एसटी पर भी दाव खेला जा सकता है, ताकि जातीय समीकरणों को भी साधा जाए। इसके साथ साथ वो ऐसा नेता हो जो संघ पृष्ठभूमि का हो और साथ में सभी वर्गों को साथ लेकर चल सके, पार्टी और सत्ता और संगठन में तालमेल रहे, संगठन का एक अनुभव रहे उसको कि संगठन में किस तरीके से कामकाज किया गया है। तो ये सब चीज़ें होगी। और इस बार जो पूरा फोकस है वो उपचुनाव पर है। राजस्थान की सियासत को देखें तो जब कभी भी उपचुनाव होता है, किसी विधायक की जब डेथ हो जाती है और फिर वहाँ पर उपचुनाव होते हैं, तो वो सिंपैथी बेस्ड चुनाव होता है। लेकिन ये वो 5 सीटें जो खाली हुई है, विपक्ष पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लवरेज है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम उनके अप्रत्याशित चुनाव परिणाम रहा, उनको इतनी उम्मीद भी नहीं थी और बीजेपी को भी नहीं था कि इतना नुकसान होगा। तो बीजेपी काफ़ी इस बात को लेकर सोच रही है, क्योंकि विपक्ष बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से उनका गठबंधन रहा उसका फ़ायदा उनको मिला। तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर ये पूरा जो ये अपॉइंटमेंट होगी उपचुनाव पर काफ़ी निर्भर होगी। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि कोई मूल ओबीसी या एससी या एसटी में से किसी नेता को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। जी ठीक है दिराज, आप बने रहेगा हमारे साथ।